ऐसा क्या था इस विश्वविद्यालय में जिससे भारत से ही नहीं अपितु पूर्ण विश्व से यहाँ विद्यार्थी अध्ययन करने आया करते थे। ऐसा क्या था इस विश्वविद्यालय में जिसने संपूर्ण विश्व का ध्यान अपने ओर केंद्रित करके रखा था। ऐसा क्या था इस विश्वविद्यालय में जिस कारण इसे सेंटर ऑफ नॉलेज कहा जाता था। आज जानेंगे एक ऐसे विश्वविद्यालय के बारे में जो अपने ज्ञान के प्रकाश से भारत में नहीं अपितु पूर्ण विश्व में प्रसिद्ध था। आखिर क्यों कुछ आक्रमणकारियों के बदले की भावना ने इस विश्वविद्यालय को खंडहर में परिवर्तित कर दिया। अपने ज्ञान के संग्रह और विशाल पुस्तकालय के लिए प्रसिद्ध ये विद्या का मंदिर आखिर क्यों लगातार 3 महीनों तक जलता रहा। आखिर क्या था वो कारण जिससे 90 लाख से भी अधिक पुस्तकें उस ज्वाला में जलती रही। 12वीं शताब्दी से अपने इतिहास को पुनर्निर्मित करने की आस में बैठा हुआ एक विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय भी था। एक ऐसा विश्वविद्यालय जिसने अपने ज्ञान के प्रकाश से भारत को ही नहीं अपितु संपूर्ण विश्व को प्रकाशित किया। आज जानेंगे भारत के सबसे प्राचीन और ऐतिहासिक विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय का इतिहास। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा अधूरा ही होता है। 5वीं शताब्दी में गुप्त राजवंश के शासक कुमारगुप्त के शासनकाल में इस विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। बुद्धिस्ट धर्म के प्रचार प्रसार और ज्ञान के विकास के लिए इस विश्वविद्यालय को स्थापित किया गया। इस विश्वविद्यालय में बौद्धिस्ट धर्म के सिद्धांतों के साथ साथ गणित, विज्ञान, एस्ट्रोलॉजी, कला और साहित्य जैसे विभिन्न विषयों का भी अध्ययन कराया जाता था। विश्वविद्यालय एक मठ था, बुद्धिस्ट विहार के पास स्थित एक स्कूल के रूप में था, जो स्कूल के विकास के साथ ही धीरे धीरे एक शिक्षा का केंद्र बन गया, जो बाद में नालंदा विश्वविद्यालय के नाम से प्रचलित हुआ। विश्वविद्यालय में ऐसे शिक्षक थे जिन्होंने अपने ज्ञान और प्राचीन शिक्षा पद्धति के माध्यम से इस विश्वविद्यालय के गौरव को बढ़ाने का काम किया। इन शिक्षकों में प्रमुख शिक्षक थे आचार्य श्रीलाभ, जो नालंदा विश्वविद्यालय के पहले महावाचक थे, जिन्होंने छात्रों को बोधि वृक्ष की छाया में शिक्षा प्रदान की। दूसरे प्रमुख शिक्षक थे आचार्य धर्मपाल, नालंदा विश्वविद्यालय के दूसरे महावाचक, जिन्होंने भारतीय और तिब्बती छात्रों को बुद्धिस्ट धर्म के बारे में और विज्ञान के बारे में प्रशिक्षण प्रदान किया। आचार्य शांतरक्षित, नालंदा विश्वविद्यालय के तृतीय महावाचक, जिन्होंने बौद्धिस्ट शास्त्रों के क्षेत्र में अपनी महान कोटियां प्रस्तुत की। एक ऐसा समय भी आता है जब नालंदा विश्वविद्यालय पर कुछ आक्रमणकारी आक्रमण कर देते। ये बात 12वीं शताब्दी की है, जब बख्तियार खिलजी नालंदा विश्वविद्यालय पर आक्रमण करता है और वहां भीषण नरसंहार करता है। यही नहीं बल्कि नालंदा में रखे विशाल ज्ञान के भंडार और इतिहास को जलाकर नष्ट कर देते। आखिर क्या था वो अनमोल खजाना जिसे बख्तियार खिलजी ने डिस्ट्रॉय कर दिया, और बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय पर आक्रमण ही क्यों किया। ये ना तो किसी राजा का महल था और ना ही कोई खजाने से भरा हुआ किला। नालंदा संस्कृत के 3 शब्दों से मिलकर बना है, ना प्लस आलम प्लस दा, जिसका मतलब अनस्टॉपेबल फ्लो ऑफ नॉलेज, यानी कि न रुकने वाले ज्ञान का प्रवाह। नालंदा एक ऐसा वैश्विक शिक्षा का केंद्र था जहां केवल भारत के ही नहीं अपितु चीन, तुर्की, जापान, इंडोनेशिया और श्रीलंका जैसे विभिन्न देशों से विद्यार्थी अध्ययन के लिए आया करते थे। और आश्चर्य की बात तो यह है कि इन विद्यार्थियों को कोई फीस भी पे नहीं करनी पड़ती थी। ऐसा कहा जाता है कि महान गणितज्ञ और एस्ट्रोनॉमर आचार्य आर्यभट्ट भी इस यूनिवर्सिटी के हेड रह चुके हैं। लगातार 800 वर्षों तक नालंदा विश्वविद्यालय प्रगति की ओर अग्रसर था, लेकिन 12वीं शताब्दी में एक ऐसी घटना घटित होती है जिससे नालंदा विश्वविद्यालय अपने ज्ञान के भंडार को खो देता है। नालंदा पर एक नहीं बल्कि 3 आक्रमण हुए थे। पहले और दूसरे आक्रमण के पश्चात नालंदा को पुनर्विकसित किया जाता है, किंतु तीसरे आक्रमण के बाद नालंदा के इतिहास पर चोट पहुंचती है। सबसे पहला आक्रमण स्कंदगुप्त के समय मिहिर कुल के नेतृत्व में हुड्स ने किया था। हुड्स एक सेंट्रल एशियन ग्रुप था। 4th और 6th सेंचुरी में गुप्ता एम्पायर के समय इन्होंने भारत पर भी आक्रमण किया था, लेकिन स्कंदगुप्त ने न केवल नालंदा को बचाया बल्कि इसे और अधिक विकसित किया। नालंदा पर दूसरा आक्रमण 7वीं शताब्दी में गोदास राजवंश द्वारा किया जाता है। इस आक्रमण के बाद बुद्धिस्ट किंग हर्षवर्धन नालंदा को पुनर्विकसित करते हैं। अब तीसरा हमला जो नालंदा विश्वविद्यालय के विकास और उसकी सुरक्षा पर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। अब जानते हैं इसकी पूरी कहानी, आखिर क्यों बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को डिस्ट्रॉय किया। जब बख्तियार खिलजी बहुत बीमार हो गया और कई हकीमों और बहुत से उपाय करने के बाद भी उसके स्वास्थ्य में कोई असर नहीं हुआ, तब उसे किसी ने सलाह दी कि इसका इलाज नालंदा के प्रिंसिपल राहुल शिभद्रा कर सकते हैं।
तो इसमें इंटरेस्टिंग बात तो ये थी कि बख्तियार खिलजी को किसी गैर मुसलमान के हाथों अपना इलाज करवाना बिल्कुल पसंद नहीं था, और देखते ही देखते बख्तियार खिलजी की तबीयत और ख़राब होती गई और उसे मजबूरन नालंदा के प्रिंसिपल राहुल श्रीभद्रा को बुलाना पड़ा। नालंदा के प्रिंसिपल राहुल श्रीभद्रा खिलजी का इलाज शुरू करते हैं। अब खिलजी उनके सामने एक शर्त रखता है कि वो उनकी दी हुई कोई भी दवाई नहीं खाएगा, और अगर आप इतने ही बड़े विद्वान हैं तो मुझे बिना दवाई के ठीक करके दिखाइए। अब राहुल श्रीभद्रा खिलजी को एक कुरान देते और उसे रोज़ पढ़ने की सलाह देते। अब ये कुरान खिलजी रोज़ पढ़ता है और कुछ ही दिनों में खिलजी की तबीयत ठीक हो गई। अब ये देखकर खिलजी दंग रह गया। जब खिलजी ने इस बात की पूरी सच्चाई जानने की कोशिश की तो खिलजी को पता चलता है कि आचार्य ने इस कुरान के पन्नों में दवाई लगाई थी, जिससे जब खिलजी कुरान के पन्ने पलटाया करता था तब वो दवाई उसके शरीर में एब्जॉर्ब हुआ करती थी। आपने सुना ही होगा, कर भला तो हो भला। जब आप किसी व्यक्ति का भला करते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि वो भी आपका भला ही करेगा, वो आपको गिराने के लिए कई प्रयास कर सकता है और आपके अस्तित्व को ठेस भी पहुंचा सकता है। और यही सेम बात नालंदा विश्वविद्यालय के साथ भी हुई। जब इस बात का पता खिलजी को चला तो ये बात उसे बर्दाश्त नहीं हुई और वो सोचने लगा कि दूसरे धर्मों और दूसरे देशों के पास ऐसा कौन सा ज्ञान और ऐसी कौन सी शिक्षा पद्धति है जो मेरे मुल्क में मेरे लोगों के पास नहीं। इसके बाद बख्तियार खिलजी ने यह तय किया कि वो इस ज्ञान के स्रोत को ही समाप्त कर देगा। आखिर क्या था ये ज्ञान का स्रोत जिसे बख्तियार खिलजी समाप्त कर देना चाहता था? नालंदा विश्वविद्यालय में ज्ञान का प्रमुख स्रोत नालंदा का विशाल पुस्तकालय था, जो उस समय का सबसे विशाल पुस्तकालय हुआ करता था। नालंदा का यह प्रसिद्ध पुस्तकालय धर्मगंज के नाम से प्रसिद्ध था और यह 3 बड़ी इमारतों रत्नासागर, रत्नोदधि और रत्नरंजक से बना हुआ था, जिसमें कुल 90 लाख से भी अधिक किताबों का संग्रह हुआ करता था। खिलजी को जब इस बात का पता चला तो खिलजी ने नालंदा पर आक्रमण करने का निश्चय किया और हजारों की संख्या में यहाँ रह रहे बुद्धिस्ट भिक्षुओं की उसने हत्या कर दी। बहुत से विद्वानों को वहाँ जिंदा जलाया जाता है। खिलजी की सेना निहत्थे बौद्ध भिक्षुओं पर भूखे भेड़ियों की तरह हमला करती है और चारों ओर कत्लेआम मच जाता है। इसके बाद बख्तियार खिलजी नालंदा के विशाल ज्ञान के स्रोत यानी यहाँ के सर्वोत्तम पुस्तकालय को जला देता है। ऐसा कहा जाता है कि पुस्तकालय को जलने में 3 महीने का समय लगा था। अब आप समझ ही गए होंगे कि कितना विशाल संग्रहालय रहा होगा। इन किताबों में कई ओरिजिनल किताबें भी थी जिनको पुनः कभी रिकवर नहीं किया जा सका। खिलजी ने न केवल एक यूनिवर्सिटी और उसका पुस्तकालय ही नहीं बल्कि एक परंपरा और उसके ज्ञान को ही नष्ट कर दिया। इस आक्रमण में नालंदा में इतनी क्षति हुई कि नालंदा को पुनर्विकसित करने के लिए नालंदा के पास कुछ था ही नहीं। लेकिन मुझे गर्व है अपने भारत पर जो इन धरोहरों को पुनर्विकसित कर रहा है जिनको इन आक्रमणकारियों के आतंक ने नष्ट किया था। वर्तमान समय में 19 जून 2024 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने नालंदा विश्वविद्यालय के एक नए परिसर का उद्घाटन किया और एक बार फिर से नालंदा अपने इतिहास के पुनर्निर्माण की ओर अग्रसर हो रहा है। नालंदा विश्वविद्यालय की पुनः स्थापना 2010 में एक संसद एक्ट के माध्यम से हुई थी, जिसका प्रमुख उद्देश्य नालंदा विश्वविद्यालय को पुनर्जीवित करना था। यह विश्वविद्यालय 450 एकड़ में फैला हुआ है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का इस परियोजना में बड़ा महत्व रहा है। उन्होंने पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम जी के प्रस्तुत प्रस्ताव को आगे बढ़ाने और नालंदा विश्वविद्यालय को पुनर्विकसित करने के लिए कई ठोस कदम उठाए। अब वर्तमान नालंदा विश्वविद्यालय भारत का ही नहीं अपितु वैश्विक उच्च शिक्षा का केंद्र बनने की ओर अग्रसर है। अंत में बस इतना ही कहना चाहूंगा कि चाहे कितने ही आक्रमणकारी इस भारत देश की परंपरा और सांस्कृतिक धरोहरों को मिटाने का प्रयास करें, लेकिन जब तक इस भारत देश में एक सच्चा भारतीय जीवित है वे अपने लक्ष्य के प्रति कभी भी सफल नहीं हो सकेंगे। जय हिंद, जय भारत।